फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी होमर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट थर्ड, जिसमें हम समझेंगे प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट और इनसे ही कुछ रिलेटेड टर्म्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जिसमें हम समझते हैं व्हाट इज प्रिज्म। सो प्रिज्म इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास। प्रिज्म एक ऐसा पिरामिडल पीस होता है ग्लास का जिसकी दो साइड्स या कहें दो सरफेस तो होती है ट्रायंगुलर शेप की, जैसे कि ये और इसके पीछे, और तीन सरफेस होती है रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल की शेप की। एक ये होगी, एक इसके नीचे की तरफ होगी, एक इस पीछे की तरफ होगी। तो प्रिज्म ऐसा पिरामिडल पिरामिडल पीस होता है ग्लास का जिसकी दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती है, उसे कहा जाता है प्रिज्म। अब बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? तो कोई भी दो लेटरल सरफेस के बीच का एंगल, जैसे कि ये दो सरफेस है तो ये ए, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, बी हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म एंड सी हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे तीन एंगल ऑफ प्रिज्म देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बारे में और डायग्राम से समझ लेते हैं। पहला है पीई इंसिडेंट रे। तो देखिए यहाँ पे ये पीई जो इंसिडेंट लाइट होती है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ई एफ है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ई और एफ ये रही। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे होती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड है एफ एस इमरजेंट रे। वो लाइट रे जो इससे प्रिज्म से बाहर निकल रही है, एफ एस, इसे कहा जाता है इमरजेंट रे। अब आता है एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसकी हमने बात कर ली है। यहाँ पे एंगल ए एंगल ऑफ द प्रिज्म है। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे आई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्टेड रे ये रही, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल ये रहा। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंट रे ये रही इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पे जो एंगल है इसे एंगल ई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के अंदर का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एंगल डी जो है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। और किन के बीच में होता है ये? इंसिडेंट लाइट रे और इमरजेंट लाइट रे के बीच में, इमरजेंट रे के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, जो हमने अभी बात की है एंगल डी के बारे में। नेक्स्ट आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब वाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से के थ्रू होकर के गुजरती है तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और इसी फिनोमेनन को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे ग्लास प्रिज्म है, ये वाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, रिफ्रैक्शन हुआ, इमरजेंट रे निकली यहाँ से, इमर्ज होने के बाद में ये अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और इस फिनोमिनन को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। When white light is passed through a glass prism, it splits into its 7 constituent colors to form a band of 7 colors। यहाँ पे एक 7 कलर का बैंड बनता है जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कंस्टिट्यूएंट कलर का मतलब है जिनसे ये मिलकर बनी है वाइट लाइट। तो ये 7 कलर्स हैं, जिसमें पहला है वोयलेट, नेक्स्ट है इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसे हम विबग्योर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब जो स्पेक्ट्रम, इसे कहा जाता है जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट से 7 कलर्स का बैंड बनता है। तो यहाँ पे जो ये बैंड है इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम।
नेक्स्ट आता है एक्रोनिम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट सिक्वेंशियल कलर्स इन स्पेक्ट्रम। तो एक्रोनिम अल्फ़ाबेट का वो ग्रुप होता है जो 7 सिक्वेंशियल कलर्स को रिप्रेजेंट करता है स्पेक्ट्रम में। जैसे कि ये विबग्योर था, वापस से बता देता हूँ। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। इस तरीके से सीक्वेंस में रहते हैं, कोई भी कलर आगे पीछे नहीं होता। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। किसी कलर की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, मतलब उतना ही वो डेविएट कम कर पाएगा। हमने अभी बात भी की थी। देखिए यहाँ पे रेड कलर कम डेविएट हो रहा है और वॉयलेट कलर ज़्यादा डेविएट हो रहा है। तो यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है। तो इस तरीके से इनके बीच में एक रिलेशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका सबसे कम डेविएशन होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट बात करें तो वॉयलेट इज द मोस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। और वॉयलेट कलर की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, इसीलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट डेविएटेड होता है, सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। इस डायग्राम में देखिए वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट है, ये यहाँ से होकर के यहाँ आ गया सबसे, और रेड सबसे कम डेविएट हुआ है। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो इस बात को प्रूव सबसे पहले न्यूटन ने किया था, न्यूटन बाबा ने किया था कि जो वाइट लाइट है ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बनी है। इन्होंने क्या किया था, ही पास सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर्स। और सबसे पहले इन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से होकर के इन्होंने गुजारी और उसके बाद में 7 कलर्स के बैंड इनको मिले। तब इनको पता लगा कि वाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी है। He tried to split the colors further by putting another prism ahead of the prism forming spectrum, but he failed to obtain more colors. अब इन्होंने क्या सोचा कि प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म लगा दिया। इन्होंने सोचा कि एक बार तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वाइट लाइट डिवाइड हो ही गई, अब ये जो 7 कलर्स हैं इनको भी और डिवाइड करके देखते हैं, क्या पता और भी इनसे कलर निकल जाए। बट वो ऐसा करने में फेल रहे, इसके आगे कलर डिवाइड नहीं हुए। ही फॉर्म्ड ए स्पेक्ट्रम from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of prism forming the spectrum. All the 7 colors combined by the inverted prism and emerges as white light. और इन्होंने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उसके आगे दूसरा प्रिज्म लिया, बट दूसरा वाला प्रिज्म जो था वो इन्वर्टेड था, उल्टा था। तो जैसे ही वाइट लाइट फर्स्ट प्रिज्म से पास हुई तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। यहाँ इस डायग्राम में देखिए, जैसे वाइट लाइट इस प्रिज्म से पास हुई तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हुई, और जो नेक्स्ट प्रिज्म था ये इन्वर्टेड था, उल्टा था। 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स इस प्रिज्म से पास थ्रू हुए और वापस से वाइट लाइट फॉर्म हो गई, और जो नेक्स्ट जो लाइट निकली ये वापस से यहाँ पे वाइट लाइट के फॉर्म में निकली है। नेक्स्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When light enters obliquely from a denser medium to a rarer medium, the angle of incidence exceeds critical angle the light reflects in the denser medium. This is called internal reflection. तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ओब्लिकली तिरछी एंटर करती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो लाइट रे उसी मीडियम में यानी कि उसी डेंसर मीडियम में वापस से लौट जाती है, और इस फिनोमेनन को कहा जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल, आगे मैं बताता हूँ अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इस डायग्राम से समझिए क्रिटिकल एंगल। देखो फर्स्ट डायग्राम के बारे में बात करते हैं पहले। यहाँ वाटर है पहला मीडियम, सेकंड मीडियम है एयर। वाटर यहाँ पे डेंसर मीडियम है एंड एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट इंसिडेंट रे यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये बीच में नॉर्मल है। तो ये बेसिकली तो क्या होता है,
नेक्स्ट मीडियम में थोड़ा सा नॉर्मल से अवे होती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, और रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो देखिए इसमें ये यहाँ से नॉर्मल से दूर हट रही है, कुछ बेंड होती है अपने पाथ से। तो फर्स्ट सेकंड में बात करते हैं वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है यहाँ पे ये। तो वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है उसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू अगर हम बढ़ाएं हैं तो देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो इसी मीडियम में, इसी डेंसर मीडियम में वापस से लौट जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, तो इसे कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। अब बात करते हैं क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो पहला आता है लाइट शुड एंटर ओब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम। जैसे कि यहाँ पे ओब्लिकली तिरछी एंटर करनी चाहिए लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एक्सीड क्रिटिकल एंगल द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेनबो। किस तरीके से रेनबो बनता है, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स। तो एक नेचुरल फिनोमिना है स्पेक्ट्रम का जो लाइट रेन के बाद में आता है, बारिश होने के बाद में हमें दिखाई देता है रेनबो। अगर आपने देखा हो तो रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, और हमेशा ये उस डायरेक्शन में बनता है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में सन होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको शाम को ही देखने को मिलेगा ये, जब वेस्ट साइड में सन इज अबाउट टू सनसेट, जब सनसेट होने वाला होता है तब ये हमें इसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि ईस्ट में दिखाई देता है। इसमें तीन फिनोमिना होते हैं, पहला है रिफ्रैक्शन, सेकंड है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थर्ड है डिस्पर्जन। तो यहाँ पे दो तो रिफ्रैक्शन होते हैं, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और एक डिस्पर्जन होगा। तो देखिए सनलाइट यहाँ पे एंटर करती है रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो ये वाटर ड्रॉप है जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी। रिफ्लेक्टर होने के बाद में ये इसके अंदर एंटर करती है जिसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिससे लाइट इसके अंदर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद में हमारी आंखों तक पहुँचती है जिससे हमें 7 कलर्स के बैंड दिखाई देते हैं और हमें कंप्लीट एक रेनबो दिखाई देता है। देखिए इसके फिनोमिनन के बारे में, सम वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन, दीज ड्रॉपलेट बिहेव एज ए ग्लास प्रिज्म। जो बारिश होने के बाद में कुछ वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एज ए ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। व्हेन लाइट एंटर्स द रेन ड्रॉप इट फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स एंड डिस्पर्सेस। जब लाइट रे उससे एंटर करती है ड्रॉप से, वाटर ड्रॉप से, तब वो पहले रिफ्लेक्ट करती है और फिर डिस्पर्स करती है। Then it reflects internally and again reflects as it come out of the drop, and the 7 colors reach the eye of the observer in form of rainbow। और जो थर्ड इसका इंसिडेंट है वो होता है इंटरनली रिफ्लेक्शन का, उसके बाद में वो वापस से रिफ्लेक्ट होती है और उस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलती है, और इस तरीके से 7 कलर्स पहुंचते हैं उस ऑब्जर्वर तक की आई को और वो बनाते हैं रेनबो। तो इस तरीके से कुछ ये फिनोमिनन होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो जैसा आप जानते हैं रिफ्लेक्शन तो ऐसा रिफ्लेक्शन जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के थ्रू होता है। द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की वजह से होने वाले रिफ्लेक्शन को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं।
apparent flickering of an object placed behind a हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। आपने देखा होगा जब कभी आग जल रही होती है, कोई चीज़ गर्म है जिससे स्टीम निकल रही हो, तो उसके पीछे के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें फ्लिकरिंग यानी हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। सेकेंड है स्टार नियर टू द होरिजन अपियर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन। और इसके अलावा जो होरिजन पे जो हम सामने की तरफ जो स्टार्स देखते हैं वो एक्चुअली हमें थोड़े ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं बजाय उसके जितनी उसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊंचे दिखाई देते हैं। ये इसका एक और एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज होने के कुछ देर पहले ही हमें उसकी लाइट या सूरज दिखाई देने लग जाता है और सनसेट होने के कुछ देर बाद तक हमें दिखाई देता है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही रीज़न है। अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क। सन की डिस्क की हमें फ्लैटरिंग करते हुए दिखाई देना। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स का ट्विंकलिंग करना, टिमटिमाना। जब स्टार से लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर से होकर के गुजरती है। तो इसका कभी रिफ्लेक्शन, कभी डेंसर से रेयरर, कभी रेयरर से डेंसर, तो इस तरीके से वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो उसके पाथ चेंज होता रहता है। अब उसका पाथ जब चेंज होता रहता है तो हमें वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है स्टार। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्कैटरिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्कैटरिंग इफेक्ट? देखिए, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस बाय कोलोइड पार्टिकल्स। तो जो कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं, मोस्टली डस्ट पार्टिकल्स के अंदर कोलोइड फाइन पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कोलोइड पार्टिकल्स। ये लाइट को स्प्रेड कर देते हैं और इस फिनोमिनन को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ इफेक्ट डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ही स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतनी कम स्कैटरिंग होगी। तो बताइए किसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी? ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी और रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी। तो इस डायग्राम में देखिए, ये सनलाइट यहाँ पे आ रही है और ये कुछ कोलोइड पार्टिकल्स हैं। ये कोलोइड पार्टिकल्स इन लाइट रेज को स्कैटर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जिसे कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस इफेक्ट को कहा जाता है स्कैटरिंग इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलोइड इट्स पाथ बिकम विजिबल, देन इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब लाइट किसी कोलोइड्स के थ्रू पास होती है तो वो अपने पाथ को विजिबल बना देती है, उसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। जैसे कि किसी डार्कनेस वाले कमरे में आपने डार्क रूम के अंदर देखा होगा, अगर किसी स्लिट से या किसी वेंटिलेटर से अगर लाइट एंटर कर रही है तो वो उसके पाथ को विजिबल बना देता है। छोटे छोटे जो कोलोइड्स आपको देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स, वो उस पाथ को विजिबल बना देता है। बाकी का तो डार्कनेस रहता है, और उस पाथ में जहाँ से लाइट एंटर कर रही है वो पाथ काफ़ी विजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसकी बात करते हैं। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स अ डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट और वेंटिलेटर। जब किसी डार्क एंड डस्टी रूम के अंदर लाइट एंटर करती है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है। तो ये एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट। और जब डेंस कैनोपी, जो घने जंगल के अंदर जो उसके कवरिंग रहती है ऊपर की तरफ, जो हाई डेंस सिटी ऑफ प्लांट्स की वजह से जो ऊपर की उसकी कवरिंग रहती है वहाँ नीचे तक लाइट नहीं पहुँच पाती, फिर भी कभी कभी कुछ पोर से कुछ छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं जहाँ से लाइट उसके अंदर नीचे की तरफ एंटर कर जाती है, तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है। ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड ऑफ लाइट का कलर पे डिपेंडेंस, किस तरीके से कौन सा कलर कितना स्कैटर होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स किस कलर को स्कैटर करते हैं। तो देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल होते हैं सबसे छोटे साइज के फाइन पार्टिकल्स, सेकंड आते हैं मीडियम साइज के पार्टिकल्स, एंड थर्ड आते हैं लार्जर पार्टिकल्स। ये 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो पहले जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये तो ब्लू कलर को, लाइट के ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं,
जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, मतलब छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे, जो कि है ब्लू लाइट। नेक्स्ट जो है मीडियम साइज के पार्टिकल, ये रेड कलर को स्कैटर करते हैं, जो कि है लॉन्गर वेवलेंथ। थर्ड आते हैं लार्जर पार्टिकल्स, ये सभी लाइट के सभी कलर को स्कैटर करते हैं और इस तरीके से हमें वाइट लाइट दिखाई देती है। जो तो तीन टाइप के पार्टिकल, सबसे छोटे वाले पार्टिकल ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं लाइट की, मीडियम साइज के जो पार्टिकल हैं वो लाइट की रेड कलर को स्कैटर करते हैं, जो कि लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। एंड थर्ड वो पार्टिकल जो सबसे बड़े साइज के होते हैं, वो सभी कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, जो कि हमें वाइट दिखाई देती है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ ब्लू कलर। अब जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ से 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब अगर ब्लू कलर की फॉर एग्जांपल 1 है तो इसका होगा 1.8, तो 1.8 मल्टीप्लाई ज़्यादा होती है रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर से। नेक्स्ट बात करते हैं डेंजर साइंस आर मेड इन रेड कलर। डेंजर साइंस जो आपने देखे होंगे कहीं कहीं पे खतरे का जो साइन होता है वो रेड कलर का बना होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर, इट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, सो डेंजर साइन आर मेड इन रेड कलर। अभी हमने बात की थी कि रिफ्रैक्शन उसका ज़्यादा होगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी, और रेड कलर सबसे लीस्ट डेविएटेड है, सबसे लीस्ट स्कैटर होता है। तो ये हाई डेंस फॉग के अंदर, स्मोक के अंदर भी डेविएट नहीं होता, स्कैटर नहीं होता, और लॉन्ग डिस्टेंस से भी इसको देखा जा सकता है एज इट इज़। इसीलिए डेंजर साइन को रेड कलर से बनाया जाता है ताकि वो काफ़ी दूर से भी इजीली दिखाई दे सके, डेविएट ना हो। नेक्स्ट है कलर ऑफ स्काई एपियर ब्लू ऑन ए क्लियर डे। जो स्काई का कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है जब आसमान खुला हो, क्लियर हो, तो ब्लू कलर उसका क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, द अपर लेयर ऑफ एटमोसफियर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स एंड गैसेज। दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मेनली ब्लू देन लॉन्गर वेवलेंथ, सो द स्काई अपियर्स ब्लू। अभी हमने बात की थी कि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो स्काई की जो अपर लेयर्स होती है वहाँ पर वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के और गैसेस के, जैसे नाइट्रोजन, इन सब गैसेस के। दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव, ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को इफेक्ट स्कैटर करते हैं और लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर नहीं करते हैं। और जब ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे जो कि छोटी वेवलेंथ का है, तो स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है हमें। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।